हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा किडनी से संबंधित बीमारियां। हमने बीमारी के दो पार्ट अलग अलग वीडियो के बनाए हैं जिसमें हमने बीमारियों को देखा। उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं। बात करें तो यदि एक कंडीशन एक स्थिति होती है जिस स्थिति को कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया, ये नाम थोड़ा कम सुना होगा आपने, लेकिन ये एक डिसीज है, एक बीमारी है जिसका नाम है ग्लाइकोसूरिया। क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज है, जिनको बहुत ज्यादा, जिनके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, डायबिटीज तो है लेकिन डायबिटीज का लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया है, तो क्या होता है उन व्यक्तियों की जो यूरिन होती है, इस यूरिन में भी प्रेजेंट होती है शुगर। अब इतनी ज्यादा शुगर हो गई, शरीर ना तो उसको फिल्टर कर पा रहा, ना किडनी फिल्टर कर पा रही है, ना वो शरीर से बाहर हो रहा है, तो इसके एक बहुत बड़ी जो मात्रा है वो यूरिन के साथ शरीर से बाहर होती है। अब जब शुगर यूरिन में उपस्थित हो, यूरिन में प्रेजेंट हो, तो उस स्थिति में जो बीमारी होती है, वो जो स्थिति होती है उसे कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। इसलिए देखना, आपने कभी शायद ऐसा सुना होगा कि कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, जब वो यूरिन करके आता है ना, तो उसके यूरिन के आसपास चींटी झूमने लगती हैं, वहां पर कीड़े झूमने लगते हैं, चींटी हो जाती हैं, जैसे कोई मीठा रखा होता है और उसमें चींटी हो जाती है ना, वैसा ही। तो समझ जाओ कि वो जो स्थिति है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब उस व्यक्ति के यूरिन में शुगर है। ठीक है, वो जो यूरिन होती है ना, जिनको डायबिटीज होती है उनकी यूरिन, उसकी स्मेल भी अलग होती है, हल्की अलग सी महक होती, मीठी मीठी, क्योंकि उसमें जैसे फल से महक आती है ना, जैसे फ्रूट्स की, फ्रक्टोज की महक होती है ना, वैसे ही स्मेल होती है, क्योंकि उस यूरिन में अब क्या प्रेजेंट हो गए हैं, शुगर। तो उस बीमारी को कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया। फिर यदि अपन बात करें तो एक और बीमारी है जिसे कहते हैं हीमेचूरिया। अब इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन चलता है, आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी सामान्यतः हीमेचूरिया कहते हैं। कुछ कुछ अच्छी अच्छी किताबें जिसमें हीमेटूरिया लिखा है, लेकिन बोला शायद शायद इसको जाता है हीमेचूरिया। अब यदि आप थोड़ा दिमाग लगाए तो ये हीमे शब्द से थोड़ी हिंट आप ले सकते हैं। हीमे मतलब ये अपन को क्या कहना चाह रहा है, ये यहां से अपन को मिलेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है ना। अब हीमोग्लोबिन से आपको क्या याद रखना है, आरबीसी, और आरबीसी से आपको याद रखना है ब्लड। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शरीर में किसी ना किसी प्रकार का कोई इफेक्ट आ गया, जैसे किडनी डैमेज हो गई, किडनी में चोट लग गई, किडनी का कोई भी हिस्सा, चाहे यूरेटर कह ले अपन, यूरेथ्रा कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, कोई भी वो इफेक्ट हो गया है, वहां इन्फेक्शन हो गया है, चाहे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार की कोई चोट हो, कोई घाव है, ओपन वुंड, घाव जैसा कुछ बन गया है, तो क्या होगा, उस स्थान पे क्या सिक्रेशन होगा, किसका स्त्राव होगा, ब्लड का। और वो जो ब्लड है, ये ब्लड यूरिन के साथ मिलकर बाहर निकलेगा। इस वजह से यूरिन का रंग जो है ना, अब लाल तो नहीं कहेंगे, पूरा लाल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ रेडिश जरूर हो जाता है, रेडिश कलर हो जाता है, दिखने लगता है कि लाल जैसा हो गया है, तो उस स्थिति को कहा जाता है हीमेटूरिया। जब किसी व्यक्ति के यूरिन में ब्लड पार्टिकल्स हो या यूरिन में आरबीसी हो, तो उस स्थिति में जो बीमारी होती है उसे कहते हैं हीमेचूरिया। खतरनाक बीमारी है बहुत। समझ लो आपकी यदि यूरिन में ब्लड निकलने लगा, मतलब यही कोई हिस्सा प्रभावित हुआ है, या तो किडनी में चोट लगी है, यूरेटर मूत्रवाहिनी, या फिर यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, या यूरेथर मूत्र मार्ग, इनमें से कोई ना कोई इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ है, तो थोड़ी भयानक बीमारी है। तो ये दो और जोड़ लेना आप बीमारियों में, कि जब ग्लूकोज जब शुगर हो यूरिन में तो ग्लाइकोसूरिया, और जब शुगर हो तो ग्लाइकोसीरिया, और जब क्या हो जाए, हीमोग्लोबिन हो, आरबीसी हो या ब्लड हो, तो उस बीमारी को कहा जाता है हीमेचूरिया। ठीक, ये दो और थे जो किडनी से रिलेटेड है, चर्चा का विषय है, आते हैं पेपर में। ठीक, अब अपन इसी में आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन की अब अपन बात करें, क्योंकि अपना जो मुख्य टॉपिक है जो वो तो ये था ना, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें अपन ने किडनी को पढ़ा था।
अब यदि अपन मुख्य की बात करें तो इसमें अपन देखते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, या जिसे अपन कहते हैं उत्सर्जन के प्रकार। अब दुनिया में इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, एनिमल है, तो सब एक ही टाइप का वेस्ट मटेरियल तो बाहर करते नहीं होंगे, है ना। जैसे अपन क्या है, अपना वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, यूरिया। यूरिया को अपन शरीर से बाहर कर दिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ना कि हर के वेस्ट मटेरियल यूरिया हो। सबका वेस्ट मटेरियल अलग अलग होता है, जिसको अलग अलग मेथड से वो बाहर करते हैं। तो उन्हीं को अपन पढ़ने की यहां पर कोशिश करते हैं। यदि उत्सर्जन के बाद प्रकार की बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहला प्रकार है इसे कहा जाता है अमोनोटेलिक। शायद नाम सुना होगा, अमोनोटेलिक। थोड़ा नाम से समझने की कोशिश करो तो समझ जाओगे। अमोनोटेलिक, यदि यहां से इसको तोड़ो तो आपको याद रखना है अमोनिया। जो टर्म आपको याद रखना है वो है अमोनिया, या इसे अपन कहते हैं NH3। ऐसे कोई भी जानवर या ऐसे कोई भी लिविंग्स जो वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के रूप में, अमोनिया के फॉर्म में या अमोनिया के रूप में बाहर करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं अमोनोटेलिक। अब जब अमोनिया के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं तो यहां एक दिक्कत है। अमोनिया को जब बाहर करते हैं तो हमें इसके लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए हाई क्वांटिटी में, एक्सेसिव अमाउंट में क्या चाहिए, वाटर, अत्यधिक जल। अब हर कोई तो ऐसा कर नहीं सकता। मान लो जैसे अपन ही अमोनिया को उत्सर्जन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पानी पीना है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इतना पानी कहां तक पिएंगे अपन। पता चला अपन को हर काम छोड़ के अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी ही पी रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय जानवर है या जो हवा में होते हैं, पक्षी हैं, इनके लिए तो ये संभव ही नहीं, दिन भर पानी पीते उनका समय जाएगा। तो जब आप लॉजिक लगाओ, जब बहुत अधिक जल की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो ये किसके लिए आसान होगा, उनके लिए आसान होगा जो पानी में रहते हैं। तो याद रखना एग्जांपल आपको यहीं से मिलेंगे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक लाइफ है, स्पेशली आपको याद रखना है फिश। जो मछलियां होती हैं, फिश जो होती हैं, उनमें किस प्रकार का उत्सर्जन या एक्सक्रीशन होता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा कि उनमें क्या होता है, एमोनोटेलिक। और एक्वेटिक से ही यहां पर आपको याद रखना है कछुआ, टर्टोइल्स या टर्टल जिसे अपन कहेंगे कछुआ। कछुए में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, तो अमोनोटेलिक। ठीक, और रेप्टाइल्स जो है सरीसृप, उनका अलग होगा, इसलिए यहां कछुआ याद रख लो। ठीक, फिर आपसे और एग्जांपल क्या पूछ सकता है, जैसे अमीबा। अमीबा तो सभी सुने होंगे, इसका साथी पैरामीशियम। ठीक, ये सभी जो है, इन सभी में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, तो सबका आंसर हो जाएगा अमोनोटेलिक, है ना। एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं उन्हीं एग्जाम्पल में फोकस कर रहा हूं जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है, तो पर इसलिए थोड़ी ज्यादा इन सब में थोड़ा अपन ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक, तो पहला प्रकार इसका कौन सा हो गया, अमोनोटेलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन दूसरे प्रकार की बात करें तो जो दूसरा टाइप है वो कहलाता है एमिनोटेलिक। जो सेकंड टाइप है उसे अपन कहेंगे एमिनोटेलिक। ठीक, वो अमोनोटेलिक था, अमोनोटेलिक तो अमोनिया। यहां लॉजिक लगाओ, एमिनोटेलिक मतलब
ये जो है ये किस वेस्ट मटेरियल को बाहर करेंगे, किस फॉर्म में? तो आपका आंसर होगा एमिनो एसिड। ऐसे लिविंग जिनका वेस्ट मटेरियल एमिनो एसिड होता है या एमिनो एसिड के फॉर्म में वो वेस्ट मटेरियल बाहर करते हैं, वो सभी कहलाते हैं एमिनोटेलिक। ठीक, अमोनिया एमिनो एसिड के लिए अपन बात करें तो RCH COOH NH2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। R मतलब रेडिकल मूलक लगते रहते हैं, CH3 C2H5 C3H8 जो भी जैसा बैठेगा वहां पर लगता जाएगा। अब यदि अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं यहां पर, तो जो एग्जाम्पल है वो है घोंघा, घोंघा या जिसे अपन कहते हैं स्नेल, घोंघा, और सीपी। सीपी मतलब समझे, यूनियो कहते हैं सीपी, वही जिससे मोती निकलते हैं, है ना, ऐसे ऐसे खुलता है अंदर मोती रहता है, सीपी। और मान लो बहुत अच्छा समझना तो वो जिसको अपन घर ले आते हैं, फिर उसको घिस के उसमें छेद बना देते हैं और उससे आम छीलते हैं, फिर आम छीलने में यूज करने लगते हैं, वही सीपी होती है ना। तो घोंघा और सीपी जो स्नेल और यूनियो, ये जो है इनका वेस्ट मटेरियल होता है एमिनो एसिड, इसलिए इन्हें कहा जाता है एमिनोटेलिक। ठीक, अब अपन नेक्स्ट टाइप में इसके आगे बढ़ते हैं। तो यदि नेक्स्ट टाइप की बात की जाए तो इसका तीसरा टाइप है होता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, यहां पर भी नाम से ही आप बता सकते हैं काफी कुछ। यूरियोटेलिक मतलब ये जो है ये किसका एक्सक्रीशन करेंगे, यूरिया का। यूरिया बोले तो NH2CONH2। जब कोई लिविंग यूरिया के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है तो उसे अपन कहते हैं यूरियोटेलिक। अब इसका एक पॉइंट याद रखना, ये जो एक्सक्रीशन है यूरिया वाला यूरियोटेलिक, ये ज्यादातर जिनमें पाया जाता है उन्हें कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। ये टर्म थोड़ा नया होगा या शायद सुना होगा, वार्म ब्लडेड, हिंदी में इन्हें अपन कहते हैं गर्म खून के जानवर। अब गर्म खून के जानवर से क्या मतलब होता है, ऐसे कोई भी एनिमल जो आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें अपन कहते हैं वार्म ब्लडेड। जैसे अपन वार्म ब्लडेड है, अपन को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, अपन बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर से पसीना निकलने लगता है, स्वेट निकलने लगता है। अपन को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो अपने ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूस बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होने से क्या होता है, जैसे ही रोंगटे खड़े होते हैं इनके बीच में हवा फंस जाती है, और एयर जो है ये क्या होती है, ये हीट का क्या होती है, इंसुलेटर होती है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जैसे ये रोंगटे खड़े होते हैं यहां हवा फंस जाती है उनके बीच में, और जो हमारे शरीर की गर्मी या हीट है उसको बाहर जाने से हवा रोकती है और हमारा शरीर गर्म रहता है। तो हम किसी ना किसी तरीके से अपने शरीर को आसपास के वातावरण एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लेते हैं, तो ऐसे जानवर को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाते, उन्हें कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गए, ये सब क्या होते हैं, है ना, ये सांप को आप धूप में रख दो 2-4 घंटे मर जाएगा वो, उसके अंदर बॉडी को टेम्परेचर को बैलेंस करने की क्षमता नहीं, वो अपने आप के शरीर को टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, है ना। तो उनकी कहानी अलग है, कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स उनका अलग, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी ये याद रखो कि जो वार्म ब्लडेड जितने भी होते हैं उन सभी में जो पाया जाता है वो होता है यूरियोटेलिक। और जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स या जिन्हें अपन हिंदी में कहते हैं स्तनधारी, ऐसे सभी जो अपनी अगली जनरेशन को या यंग वन जिन्हें अपन कहते हैं, उन्हें वो क्या करते हैं, मिल्क फीड कराते हैं, दूध जिन्हें पिलाते हैं, उन सभी को अपन कहते हैं स्तनधारी। ठीक, फिर एक आप क्या याद रखना, सभी प्रकार के स्थलीय जानवर,
टेरेस्ट्रियल एनिमल या जो स्थलीय जानवर होते हैं, जो जमीन में होते हैं, उन सभी में जो पाया जाता है वो होता है यूरियोटेलिक, है ना। जैसे आसपास अपन को दिख रहा है, गाय दिख रहे हैं, है ना, कुत्ते दिख रहे हैं, बिल्ली दिख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो पाया जाता है वो क्या होता है, यूरियोटेलिक। अब यहां पर आपको जो मेजर पॉइंट याद रखना है, टेरेस्ट्रियल एनिमल तो आप समझ लें, पहले तो आप खुद को याद रख लो, ह्यूमंस अपन वार्म ब्लडेड है मैमल से, तो अपने शरीर में जो एक्सक्रीशन है वो कौन सा होगा, यूरियोटेलिक। फिर आप एग्जांपल याद रख लो, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस या जिन्हें अपन हिंदी में क्या कहते हैं, उभयचर। एम्फीबियन या उभयचर का मतलब होता है जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं, उन्हें अपन एम्फीबियन कहते हैं। तो जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, है ना, जैसे मेंढक हो गया, जो भी एम्फीबियन है उन सभी में पाया जाने वाला एक्सक्रीशन जो होता है वो टाइप होता है यूरियोटेलिक। ठीक, फिर यदि अपन बात करते हैं आपसे जैसे ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल जो मछली है, ये भले फिश है ना, ये मछली है, लेकिन ये मछली कैसी है, ये मछली में फिश में नहीं आती है। जब इसका क्लासिफिकेशन होगा तो ये क्लास इसकी फिश नहीं है, ये मैमल्स में आती है, स्तनधारी में। ये भी बच्चे को जन्म देती है, अंडे नहीं देती है, बच्चे को जन्म देती है। तो ब्लू व्हेल जो है ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, यूरियोटेलिक। ये एग्जांपल आप याद रखेंगे और ये वाले पॉइंट भी याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और जो अपन ने एग्जांपल देखा उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रकार के एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की अपन बात करते हैं। तो अगले प्रकार का जो एक्सक्रीशन उत्सर्जन है, चौथे प्रकार का, उसे अपन कहते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा बस सोचना है, पुराने पैटर्न को फॉलो कर लो तो समझ जाओगे। यूरिकोटेलिक, ऐसे लिविंग जिनका वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड होता है, जिनका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। C5H4O4N3 यूरिक एसिड, सॉरी एक मिनट, है ना, N4O3, ये जो है ये यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। अब ऐसा कोई जानवर जो यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल बाहर करता है, उससे कम जल की आवश्यकता होती है, कम जल की आवश्यकता होगी। जब अमोनोटेलिक पढ़े थे पहला वाला, तो उसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, फिर धीरे 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 पानी की रिक्वायरमेंट कम होने लगी और यूरिकोटेलिक को कम जल की आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए। यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जैसे छिपकली, लिजार्ड, छिपकली, सांप, स्नेक, या आपसे पूछ ले रेप्टाइल्स, या जिन्हें अपन हिंदी में कहते हैं सरीसृप, रेप्टाइल, सरीसृप। फिर सरीसृप जैसे मान लो आपसे मगरमच्छ पूछ ले, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, है ना। तो आप ये परिस्थिति अपने हिसाब से संभाल के आप आंसर यहां पर दे सकते हो। रेप्टाइल के साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आप याद रखोगे वो है सभी बर्ड्स या पक्षी, है ना। तो ये सब रेप्टाइल के एग्जांपल तो आपको याद रहेंगे, रेप्टाइल याद ही कर लो। एम्फीबियन, उभयचर किस में आ गए और मैमल्स किस में आ गए, वो आ गए यूरियोटेलिक में। अब क्या बच गया आपके लिए, बर्ड्स बच गए और रेप्टाइल्स बच गए। तो बर्ड और रेप्टाइल्स जो है ये किस में आ जाते हैं, यूरिकोटेलिक में। और एक और होता है फिश, तो फिश तो सबसे पहले पढ़ लिए, अमोनोटेलिक। 5 ही तो याद करना है, 5 ही हो गए। फिश हो गया अमोनोटेलिक, मैमल्स और एम्फीबियन ये आ गए यूरियोटेलिक में, और जो रेप्टाइल्स है और बर्ड्स है ये आ गए यूरिकोटेलिक में, है ना। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स ये आ गए। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल नोट नहीं लेना, बहुत सरल है।
अब यदि अपन अगले प्रकार की बात करें तो ये जो टाइप है इसे हम कहते हैं ग्वानीन उत्सर्जन। ये कहलाता है ग्वानीन उत्सर्जन, या इसे कहा जाता है ग्वानाइन एक्सक्रीशन। नाम से ही समझ गए इसमें किसका एक्सक्रीशन होता है, तो इसमें एक्सक्रीशन होता है ग्वानीन का। ठीक, तो ग्वानीन सुन के अब घबराना नहीं। हमारे शरीर में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसका एक पार्ट है डीएनए आरएनए। डीएनए और आरएनए में अलग अलग प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन वाले क्षार होते हैं जिनके नाम है एडेनिन, ग्वानीन, साइटोसिन और थाइमीन। और आरएनए में होते हैं एडेनिन, ग्वानीन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमीन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो ये जो ग्वानीन है, ये ग्वानीन एक प्रकार का क्या है, तो ये है नाइट्रोजनस बेस है, ये एक प्रकार का क्षार होता है। ये जो क्षार है इसके बाहर करने के लिए एक पॉइंट आपको जो याद रखना वो ये है कि इसको बाहर करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ऐसे जानवर जो पानी नहीं पीते या बहुत कम जिन्हें पानी मिल पाता है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर ग्वानीन के रूप में करते हैं, जल की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़िया, आप इसका शानदार एक एग्जांपल याद कर लें। इसका एग्जांपल है मकड़ी, स्पाइडर। मकड़ी जो होती है इसके शरीर में पानी नहीं है, इसको वेस्ट मटेरियल बाहर करना है, तो ये वेस्ट मटेरियल इसके नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन का जो क्षार है जिसे ग्वानीन कहते हैं, उस ग्वानीन के साथ मिलाकर ये वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करती है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे हर किसी के शरीर में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे क्या है, अमोनिया है, एमिनो एसिड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ग्वानीन है। अलग अलग प्रकार के वेस्ट मटेरियल है जिसे शरीर से बाहर किया गया। तो जो अलग अलग जीव होते हैं उनके शरीर में वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या अंग होते हैं। उन पे अपन जो पेपर पे आते हैं उनमें अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं एग्जांपल अपने आप से ले रहा हूं। आपसे यदि कहा जाए कि जो मैमल्स स्तनधारी, इनके शरीर की उत्सर्जी इकाई, एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है ना, या ऐसा कौन सा अंग है जिससे ये वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया वो है नेफ्रॉन। देखो, आप किडनी कह सकते हो, कोई बुराई नहीं है, पर किडनी जिससे बनी है वो क्या है, नेफ्रॉन। तो उत्सर्जी इकाई पूछ रहा है, उत्सर्जी अंग पूछता, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछता, आप किडनी कह दो 100% सही है। लेकिन उत्सर्जी इकाई पूछ रहा है, एक्सक्रीटरी यूनिट, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। वैसे ही अपन देखते हैं अलग अलग जो है उनके वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के ऑर्गन क्या क्या है। जैसे एक फाइलम होता है जिसका नाम है प्लेटी हेलमिन्थीस, प्लेटी हेलमिन्थीस। थोड़ा भारी लगेगा शब्द, लेकिन कोई बात नहीं, जब अपन एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तब वहां आप इनसे जुड़ पाओगे। अभी बस आप थोड़ा याद कर लो। जैसे मान लो मैं आपके इसका एग्जांपल बताना चाहूं तो प्लेटी हेलमिन्थीस का एग्जांपल होता है टेप वॉर्म, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं फीता कृमि। जैसे केचुआ क्या है, गोल होता है, राउंड वॉर्म, अर्थवॉर्म गोल होते हैं, लेकिन ये क्या है, टेप जैसा, फीता जैसा चपटा रहता है, इसलिए इसे कहते हैं फीता कृमि।
एक और होता है लीवर फ्लूक, है ना। तो अभी आप थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, याद करने की कोशिश करो, लिखो। जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, इनकी जो एक्सक्रीटरी यूनिट है उन्हें कहते हैं फ्लेम सेल। हिंदी में इन्हें कहा जाता है ज्वाला कोशिका। फ्लेम सेल या हिंदी में इन्हें अपन कहेंगे ज्वाला कोशिका। क्या होती है, कैसे करती है, क्यों ज्वाला कोशिका, बिल्कुल नहीं घबराओ। जब उनका डिस्कशन चलेगा ना, मैं सब बताऊंगा इनका स्ट्रक्चर की क्यों ज्वाला कोशिका क्या है। अभी याद रखना प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब यदि आपसे पूछा जाए, अगला एक फाइलम है एस्केहेल्मिन्थीज। हाँ, मैं समझ सक रहा हूं नाम आपको भारी लग रहे होंगे, कोई बात नहीं। एस्केहेल्मिन्थीज। यदि इसका एग्जाम्पल मैं बताना चाहूं तो शायद सुना हूं, मैं ऐसा कह नहीं सकता। इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस। ये भी अर्थवॉर्म केचुए की तरह दिखता है, लेकिन ये पीले कलर का होता है। इसे अपन एस्केरिस कहते हैं। यदि इनके एक्सक्रीटरी यूनिट की बात करें तो ये होती है रेनेट सेल। इन्हें अपन कहते हैं रेनेट कोशिका। ठीक, थोड़ा आपको लग रहा होगा जी, लेकिन मान के चलो आप यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही, तो थोड़ा आपको दिक्कत जरूर होगी, लेकिन एक कागज में लिख के बढ़िया और इनको याद कर लेना। ठीक है, अब आपसे दोनों तरीके से पूछेगा। कैसे कह सकता है कि एस्केरिस की उत्सर्जी इकाई बताइए, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ एस्केरिस। ठीक, तो आंसर हो गया रेनेट सेल। या आपसे कह सकता है जो फाइलम है, संघ है, फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज जो है, उसकी एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेनेट सेल। दोनों कंडीशन में आंसर वही होगा, बस आपको उसका फाइलम, संघ और उसके थोड़ी उदाहरण याद होना चाहिए। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं। अगले यदि अपन फाइलम की बात करते हैं तो शायद इसको तो शायद सुना होगा। अगला जो फाइलम है ये है एनिलिडा। एनिलिडा, ये तो सुना होगा, याद करो कहां सुना है एनिलिडा। एनिलिडा, इन्हें अपन और क्या नाम से जानते हैं, तो इन्हें कहते हैं राउंड वॉर्म, गोल कृमि। अब शायद गोल कृमि से आपका दिमाग दौड़ गया हो, तो इसका आंसर क्या है, अर्थवॉर्म, केचुए, केचुआ। और लीच, लीच जिसे अपन क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं, जॉब कहते हैं, वॉच, जॉब कहते हैं। देख लो बाबा तुम लोग, बाकी समझ गया ना, वो जो खून चूसती है, फिर नमक ऐसे डालते हैं अपन तो उसमें ऑस्मोसिस होता है, उसका पानी बाहर निकल जाता है, वो मर जाता है, वही लीच। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं एनिलिडा में। यदि इनके एक्सक्रीटरी यूनिट की बात की जाए तो उस एक्सक्रीटरी यूनिट का नाम है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, अपने में नेफ्रॉन है, इनकी एक्सक्रीटरी यूनिट जो है उसका नाम क्या है, नेफ्रीडिया। वहां से ये वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। अगले यदि अपन फाइलम की बात करें तो शायद इसका नाम भी सुना होगा, ये है मोलस्का। इसे अपन कहते हैं मोलस्का। मोलस्का संग पहचान जाओगे। अब भी अपन दो एग्जांपल लिखे थे, याद करो, घोंघा और सीपी, स्नेल और यूनियो, ये दोनों जो हैं ये एग्जांपल होते हैं, किसके संघ में आते हैं, ये मोलस्का में।
और यदि अपन बात करें मोलस्का की एक्सक्रीटरी यूनिट तो ये कहलाती है केबर का अंग। इंग्लिश में ये क्या कहलाएगी? केबर्स ऑर्गन। अब यहां से तो आप लॉजिक लगा ही लिए होंगे कि ये रेनेट, केबर, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, ये सब नाम है जिस साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया है। केबर साइंटिस्ट ने बताया तो केबर्स ऑर्गन या वो क्या होगा, केबर का अंग, उसको नाम दे दिया। ठीक, पूछने का तरीका भी वैसा ही होगा। आपसे कहेगा कि मोलस्का जो संघ है उसका उत्सर्जी अंग क्या होता है, या आपसे पूछेगा घोंघा और सीपी का उत्सर्जी अंग क्या होता है। दोनों स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा? केबर का अंग। ठीक, अर्थवर्म यदि अपन बात करें ना तो यहां पर अर्थवर्म का एक अलग से भी अंग होता है जो कभी कभी पेपर में आता है। ठीक, उसको भी हम लिखते हैं, पर पहले इसको कंप्लीट कर लें। फिर यदि अपन बात करें अगले संघ की, अगला संघ तो खैर आप सब जानते हो, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है, उसको आप सभी जानते हो, और वो संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, है ना, सुना तो होगा सबने। अब आर्थ्रोपोडा संघ भी बहुत बड़ा, 4 इसकी क्लास होती है ना। तो आर्थ्रोपोडा में जो अपन को टारगेट करना है वो है इंसेक्ट्स, कीट पतंग। इंसेक्ट्स मतलब हिंदी में अपन क्या कहेंगे? कीट पतंग। यदि अपन इन इंसेक्ट्स की बात करें तो इनकी जो एक्सक्रीटरी यूनिट है, उत्सर्जी इकाई है, उसका नाम है मेलपीजियन ट्यूब, या हिंदी में इसे कहा जाता है मेलपीजियन नलिका। यहां पर भी आप समझ गए, मेलपीजियन हिंदी इंग्लिश दोनों में एक सा मतलब नाम है, नाम की हिंदी इंग्लिश एक सी रहती है। तो मेलपीजियन ट्यूब, मेलपीजियन नलिका किसका उत्सर्जी अंग होता है? इंसेक्ट्स का होता है। और यदि संघ में पूछ ले किस संघ का होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा संघ का होता है। बाकी पार्टिकुलर किसका होता है? इंसेक्ट्स का। अब घबराना नहीं कि अब आपसे एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए कि कॉकरोच का उत्सर्जी अंग क्या है, उत्सर्जी इकाई क्या है, या आपसे कह दिया जाए खटमल की उत्सर्जी इकाई क्या है, चींटी की उत्सर्जी इकाई क्या है, दीमक की उत्सर्जी इकाई क्या है, जो टिड्डा है इसकी उत्सर्जी इकाई क्या है, ग्रासहॉपर, टिड्डा। तो ये सब में घबराना नहीं, ये सब किस में आते हैं? इंसेक्ट्स में आते हैं। तो मतलब इन सब के सब जो है इनकी एक्सक्रीटरी यूनिट वही होगी जो इंसेक्ट्स की है, और वो साइंटिस्ट के नाम पर कौन सी होती है? मेलपीजियन नलिका, या जिसे अपन कहते हैं मेलपीजियन ट्यूब। ठीक, तो ये जो है ये मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी यूनिट है अलग अलग की। यहां से आपको क्वेश्चन आते ही है, आप मॉक टेस्ट लगा के देख लो, अच्छा मॉक टेस्ट आप लगाओ, आपको यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देख के कॉपी में प्रॉपर इसके नोट्स बना लो एग्जाम्पल के साथ और याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी अपन आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, अर्थवर्म, अर्थवर्म के लिए पर्टिकुलर आपसे नाम ही पूछ लेना कि अर्थवर्म की एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है ना, पर्टिकुलर नाम ही दे दे। अर्थवर्म की एक्सक्रीटरी यूनिट को कहा जाता है क्लोरेगोगन कोशिका। क्लोरेगोगन सेल या क्लोरेगोगन कोशिका, क्लोरेगोगन सेल। ये जो कोशिका, यदि आपसे एनिलिडा पूछ रहा है तो एनिलिडा यदि आपसे पूछा जाए तो उस समय आप कह देंगे नेफ्रीडिया, है ना। केचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है तो भी आपका आंसर हो जाएगा नेफ्रीडिया, कोई दिक्कत नहीं, केचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया।
लेकिन यदि पूछ ले कि केचवे की एक्सक्रीटरी यूनिट कौन सी है, या आपको ऑप्शन में नेफ्रिडिया ना मिले, तो समझ जाना आपको वहां पर ढूंढना है क्लोरेगोगन सेल। हालांकि उम्मीद करता हूं इतना टफ ना है पेपर, कोई पेपर इतना टफ ना हो, लेकिन अब कौन जानता आगे क्या कैसा होगा, इसलिए अपन इसको डिटेल में पढ़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आज अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र पूरा समाप्त होता है। उत्सर्जन तंत्र में हमने स्किन को डिटेल में पढ़ा, लीवर पढ़ा, किडनी को हमने डिटेल में पढ़ा, और उसके बाद उत्सर्जन तंत्र के हमने फैक्ट्स देखे और टाइप ऑफ एक्सक्रीशन और ये सब हमने देखा। ऑर्गन्स अलग अलग जो फाइलम उनके ऑर्गन जिससे वो वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। लंग्स को हमने यहां पर नहीं पढ़ा क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत को हमने यहां पर नहीं पढ़ा क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेल में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है अब अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम समाप्त होता है। नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, खूब पढ़ें, मेहनत करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सब अच्छा होगा। ठीक है, होपिंग फॉर द बेस्ट, सब अच्छा ही होगा, बस आप मेहनत करते रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।